नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का बेहद स्वागत है। लास्ट टू वीडियोस में हमने वर्मा प्रेस के लॉस ऑफ मोशन, ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, इससे ऑलरेडी हम लोग 55 क्वेश्चन जो है वो देख चुके हैं। तो आज हम लोग लॉस ऑफ मोशन को पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 टू लास्ट, दैट इज 79। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियोस में हम लोग पूरे डिटेल के साथ देखेंगे। चैनल में अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बेहद खास होने जा रहा है। पूरे के पूरे एग्जामिनेशन से पहले, आपकी जो एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है उससे पहले तक हम लोग वर्मा प्रेस के जितने भी चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में जितने भी एमसीक्यूज हैं, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल एनालाइज करके उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक बार अगर इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे ध्यान से, तो सारा का सारा एमसीक्यू जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, द सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास of m moving with a uniform velocity b on a circular orbit of radius r will be। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है। द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ। कोई भी बॉडी जो है अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, कहने का मतलब है कि वहां पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपेटल कहने का मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ। और ये फोर्स जरूरी है अगर किसी भी बॉडी को आप सर्कुलर पाथ पे रोटेट कराना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए ये सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होता है आइदर एम वी स्क्वायर बाई आर, या फिर चूंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है तो m, यहाँ पर ओमेगा आर का होल स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बट्टा क्या आ जाएगा r, एक r कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स की जो वैल्यू है, आइदर जो ऑप्शन होगा उसमें एम वी स्क्वायर बाई आर मिलेगा या एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एम वी स्क्वायर बाई टू आर गलत ऑप्शन है, हाफ एम आर वी स्क्वायर गलत है। आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 में हम लोगों को मिल रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप्स हैं फ्रिक्शन के, राइट। फ्रिक्शन क्या है, तो द फोर्स ऑफ अपोजिशन व्हिच डेवलप्स बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट व्हेन ए मोशन बिटवीन देम इज टेकिंग प्लेस और इज लाइकली टू टेक प्लेस। कहने का मतलब है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमेशा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो दो स्थितियां हो सकती है। अगर आप सपोज करिए एक कार है, कार को अगर पीछे से आप पुश कर रहे हो तो हो सकता है कि वो मोशन में आ जाए या फिर हो सकता है मोशन में नहीं आए। तो जब आपने पुश किया, फोर्स तो अप्लाई किया, लेकिन जो कार है उसमें किसी भी तरह का कोई भी मोशन नहीं आया, दैट टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप क्या करोगे कि अगर जो कार है अगर मोशन में नहीं आया तो आप फोर्स का मैग्नीट्यूड को क्या करोगे, बढ़ाओगे। अब एक से भले दो, दो लोग जो है धक्का लगाएंगे, या फिर दो से नहीं हो रहा है तीन लोग धक्का लगाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब उसका पहिया जस्ट घूमने वाला रहेगा, तो जस्ट घूमने वाला रहेगा उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा दैट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें क्या है कि ये खुद ब खुद एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी जो है, ठीक है, इसके नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जो है ये कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन ये फिक्स्ड वैल्यू है, चूंकि इसमें एडजस्टेबल नहीं है,
यहाँ पर आप जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका रेंज जो है वो काफी बड़ा है, आप फोर्स अप्लाई करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, और उस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली जो है फोर्स ऑफ अपोजिशन जो है अकॉर्डिंगली बढ़ता चला जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये भी आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है जब एक बॉडी जो है ऑलरेडी मोशन में आ गया उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह का होगा, आइदर जो है स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन होगा या फिर रोलिंग काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है वह कौन सा होता है, तो याद रखेंगे ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट वन जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में अगर आप देखें, ए हैमर ऑफ मास 300 ग्राम, एक हैमर है, हथौड़ी है जिसका मास दिया हुआ है 300 ग्राम, मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, ये मूव कर रहा है कितना से 40 मीटर पर सेकेंड से, स्ट्राइक से नेल, है ना, अगर एक कांटी पे वो हथौड़ी से आप मार रहे हो, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम 0.02 सेकेंड, तो उस हैमर को वह जो नेल है, ठीक है, उसको स्टॉप कर रहा है 0.02 सेकेंड में। द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर इज, तो फोर्स जो है ये हम लोगों को निकालना है कि ये जो नेल है ना, ऑन द हैमर पर कितना फोर्स जो है वो लगाया। तो जब कभी भी फोर्स निकालना रहे, एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको मास इनटू एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। यहाँ पे ऑलरेडी जो है आप देख रहे हो कि एक हैमर जो है उसका मास 300 ग्राम दिया गया है, मतलब आप जो दिए गए डाटा है उससे आप क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन का वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। जब स्ट्राइक को नेल जो है, नेल को स्ट्राइक करता है, देन दैट टाइम जो है वह स्टॉप हो रहा है। स्टॉप हो रहा है कहने का मतलब जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है v की वैल्यू कितनी हो गई, आपकी 0 हो जाएगी। u की वैल्यू कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो आप देख रहे हो, ठीक है, दैट विल बी 0.02 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिंस हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू बटा क्या होगा t, तो फाइनल वेलोसिटी तो हम लोगों का 0 है, माइनस u के वैल्यू हो गई 40 डिवाइडेड बाय टाइम हो गया 0.02 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए माइनस 40 इंटू इसको हम लोग 100 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 है, 2 दूनी 4, 0 हो गया, माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो माइनस, यहाँ पर जो माइनस साइन है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो यहाँ पर रिटार्डेशन जो है इसकी वैल्यू हो रही है -2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। तो हेंस रिटार्डेशन, चूंकि वेलोसिटी घटेगी और घटते घटते फाइनली वो रेस्ट में आ रहा है तो रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी घटेगा तो रिटार्डेशन होगा। इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, दैट्स व्हाई रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन हो गया हम लोगों का 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पर हम लोगों को फोर्स का वैल्यू चाहिए, तो फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप देखो यहां पर अगर हम लोग देखें फोर्स F इज इक्वल टू, तो मास कितना है 300 ग्राम है, इसको लिखेंगे 300 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, इंटू एक्सेलरेशन है 2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो यहां पर 2 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर +3, 10 का पावर 0 यानी कि 1, 2 3 6, 600 न्यूटन। और आप देख रहे हो कि 600 न्यूटन जो है ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन of mass 8 kg with a velocity of 800 meter per second. Calculate the required velocity of the gun. तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर सपोज करिए वी हैव ए गन, इस तरह से हमारे पास एक गन है, अगर इस गन का ट्रिगर को दबाएंगे तो
तो यहां से एक बुलेट निकलेगी। इस बुलेट का मास दिया गया है 40 ग्राम। इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, इसका मास कितना दिया गया है, कैपिटल एम का वैल्यू 8 kg विथ ए वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर इस बुलेट की जो वेलोसिटी है ये है 800 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। तो ये जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन है इसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर एक गन का ट्रिगर को दबाएंगे बुलेट तो बाहर निकलेगा, लेकिन वह हमेशा एक बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको पुश करेगा या एक वेलोसिटी ऑफ एक झटका देगा, ठीक है। तो उसी झटके वाली जो वेलोसिटी है या जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन है यही एक्चुअल में हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो जब कभी रिक्वायर्ड निकालना है, कहने का मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो हम लोगों को नेगेटिव में मिलेगा, इतना तो कंफर्म है। दैट मीन्स कि ये 1 और 2 जो है ये आंसर नहीं होगा, आइदर -1 होगा या फिर -4 होगा। अब देखते हैं कि दोनों में एक्चुअल में होगा क्या। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, अगर हम लोग बात करते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग की, तो दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो यहां पे देखिए फायरिंग के पहले जो है ना तो बुलेट के पास वेलोसिटी थी और ना ही गन के पास था। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो मास इंटू वेलोसिटी है, चूंकि बुलेट का 0 था और ये गन जो है उसका भी 0 है, इज इक्वल टू आफ्टर फायरिंग जो है बुलेट का हो जाएगा mv और प्लस गन का कितना हो जाएगा कैपिटल mv, और इन दोनों का सम का वैल्यू कितना है 0 है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि कैपिटल mv इज इक्वल टू लिखना चाहें तो माइनस mv लिख सकते हैं, और इस तरह से रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन जो है वह कितना होगा तो माइनस mv डिवाइडेड बाय कैपिटल m। तो माइनस स्मॉल m जो है 40 ग्राम है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 40 इंटू 10 टू द पावर -3। वेलोसिटी कितना है तो 800 मीटर पर सेकेंड है, ये हो गई 800 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन जो है हम लोगों का 8 है, तो 8 लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया हम लोग का 100। नाउ जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन है दैट विल बी इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे 4 इंटू ये 2 है और एक 10, तो इंटू 10 टू द पावर 3 करेंगे, यहाँ पर -3 है तो -4 इंटू 10 का पावर 0 हो गया। 10 का पावर 0 कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू 1, यानी कि -4 मीटर पर सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, और -4 मीटर पर सेकेंड जो है वह हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग ए 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए फोर्स की रिक्वायरमेंट की बात हो रही है इन एक्सेलरेटिंग ए 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर फोर्स की बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 5 दिया 15, तो यहाँ पर 15 न्यूटन जो है वो लग रहा है। अगर 4 kg मास है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 4 इंटू 4 मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर आ जाएगा 16 न्यूटन, यहाँ पर है 15 न्यूटन। अब देखिए ऑप्शन पहला है 0 इन बोथ द केसेस, तो बोथ द केसेस किसी में 0 नहीं है, पहला ऑप्शन होगा नहीं। सेम इन बोथ द केसेस, ये भी गलत है क्योंकि एक में 15 न्यूटन है तो दूसरे में 16 न्यूटन है। ग्रेटर फॉर 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 15 न्यूटन है, दैट मीन्स कि वो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहीं से डायरेक्टली हम लोग देख रहे हैं 4 इंटू 4 16 न्यूटन हो रहा है। वहीं आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में तो 3 इंटू 5 जो है वो 15 न्यूटन हो रहा है। तो इस तरह से ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर, ठीक है,
4 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है वो 16 न्यूटन का हो रहा है और जो पहला वाला केस है उसमें 15 न्यूटन। तो ऑब्वियसली सेकेंड वाला जो है दैट विल बी ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, द सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। थोड़ी देर पहले ही हमने इसे डिस्कस किया है कि सेंट्रीपेटल फोर्स की जो वैल्यू होती है, यानी कि वह फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आइदर एम वी स्क्वायर बाई आर होगा या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट है जो कि हम लोगों को मिल रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन ए बस स्टॉप सडनली ए पैसेंजर इन द बस फॉल्स फॉरवर्ड। अगर बस जो है अचानक से रुके तो पैसेंजर जो है वो फॉल करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, और चौथा ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। है क्या? तो एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दी बॉडी। तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो कंटिन्यूअसली रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यूअसली मोशन में रहना चाहेगा। तो अगर बस में एक पैसेंजर बैठा हुआ है और बस मोशन में है, यानी कि बस के साथ वो पैसेंजर भी मोशन में है, लेकिन जैसे ही बस सडनली स्टॉप होता है, रुकता है, तो वह पैसेंजर का लोअर बॉडी पार्ट्स जो बस के कांटेक्ट में सडनली बस के साथ रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया जो अपर बॉडी पार्ट्स है दैट विल बी टेंड टू बी इन मोशन, वो और मोशन में रहना चाहेगा। तो ये वाला आपका रुक गया, ये आप आगे की ओर जो है वो झुकेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, ए पैसेंजर सिटिंग इन ए बस मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड feels pushed backward whenever the bus is accelerated forward. This type of force is called. तो एक पैसेंजर जो है बस में बैठा हुआ है, बस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है और पैसेंजर को ऐसा लग रहा है कि पीछे जो है कोई उसको पुश कर रहा है, ठीक है। तो पुश एक्चुअल में उसको कोई नहीं कर रहा है, बस जो है एक्सेलरेट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन जो है उसको एक फोर्स ऑफ रिएक्शन वाली जो फीलिंग है वो आ रहा है, जिससे कि है ना वो फील कर रहा है कि उसे कोई पीछे की तरफ जो है वो पुश कर रहा है, ठीक है। तो सवाल है कि ये किस तरह का फोर्स है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो दो मटेरियल बॉडी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं, यहाँ पर वैसा तो कुछ हो रही। रियल फोर्स और फिक्सियस फोर्स या स्यूडो फोर्स, ये क्या है? तो रियल फोर्स वह फोर्स जो किसी बॉडी में अप्लाई होता है और अप्लाई होने की वजह से वो एक्सपीरियंस भी होता है, दैट इज रियल फोर्स। लेकिन फिक्सियस फोर्स या स्यूडो फोर्स क्या होता है? ऐसे फोर्स जिसको ना तो आप अप्लाई कर रहे हो और ना ही उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। जैसे कि इस बस के केस में हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक बस जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि आपको पीछे की तरफ जो है वो कोई पुश कर रहा है, राइट। तो यह हो नहीं रहा है एक्चुअल में, ठीक है, वैसा आप फील कर रहे हो, है ना। तो द बस इज एक्सेलरेटेड फॉरवर्ड, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिक्सियस फोर्स, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं स्यूडो फोर्स, ठीक। इसी तरह से इसका एक एग्जांपल जो है स्यूडो फोर्स का वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है और आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स काम करता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, राइट। दोनों का मॉडुलस सेम होगा लेकिन डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट। जहां सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वह आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन में होगा या रेडियली आउटवर्ड होगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी फिक्सियस फोर्स या फिर स्यूडो फोर्स का एग्जांपल है। इसके बजाय अगर वो पूछे तब भी हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज ट्रैवलिंग with a uniform velocity of 2 meter per second. Its momentum is,
तो आप देखो मास की जो वैल्यू है वो 5 kg है और वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और निकालना है मोमेंटम। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास है 5 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। तो मास के लिए होता है किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर 1 में हम लोगों को 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 65, द मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर पूछा जा रहा है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो M इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो द मास ऑफ ए बॉडी यानी कि M which is equal to the ratio of force acting on the body to the acceleration, यानी कि फोर्स बटा एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पर ये क्या ग्रेविटेशनल मास है? नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास है? नहीं। द इनर्शियल मास, राइट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक इंटरनल मास है और दूसरा क्या है? इनर्शियल मास। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द इनर्शियल मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस। अगर मान लिया जाए इस तरह से एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर में एक जो ब्लॉक है वुड का उसको हम लोग प्लेस कर रहे हैं। ए फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस टू मूव द बॉडी। इस बॉडी को मूव करने के लिए एक फोर्स जो है वो पैरेलल टू द सरफेस जो है ये हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ये सरफेस हो गया, उसके पैरेलली जो है एक फोर्स जो है F यहाँ पर लग रहा है। The frictional force develops acts normal to the surface upwards, normal to the surface downwards, along the direction of the applied force or opposite to the direction of the applied force। तो हमेशा जानिए कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये दोनों के दोनों बॉडी जहां पर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो काम करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ अपोजिशन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप करेगा दैट विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का रैंक जो है, ठीक है, ये पूछा गया है इन स्ट्रेंथ। तो हमेशा याद रखेंगे स्ट्रेंथ वाइज अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, यानी कि ये जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है उसमें अंतिम पायदान में सबसे निचले हिस्से पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सबसे वीक फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वह है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है यहाँ नाम से भी आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये स्ट्रेंथ वाइज जो है सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो रैंक्स फर्स्ट इन स्ट्रेंथ गलत, रैंक सेकेंड इन स्ट्रेंथ गलत, रैंक्स थर्ड इन स्ट्रेंथ, और लास्ट ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं रैंक्स फोर्थ इन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वाइज अगर देखेंगे तो सबसे वीक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक सैटेलाइट है ना, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए सैटेलाइट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है अटैच्ड है सैटेलाइट के साथ और ये सैटेलाइट किसका है? अर्थ का। तो यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, अटैच टू ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड इनर्शियल फ्रेम, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम
एक मशीन गन से आप फायर कर रहे हैं बुलेट्स जिसका मास कितना है 40 ग्राम है, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड, जिसकी वेलोसिटी जो है वो 1200 मीटर पर सेकेंड है। द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट ए मैक्सिमम फोर्स ऑन 144 न्यूटन ऑन द गन। जो मैन होल्ड कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स 144 न्यूटन जो है ऑन द गन इस पर लग रहा है। हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकेंड एट द मोस्ट। तो एक सेकेंड में आप देखेंगे कि हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर, ये सवाल जो है वो यहाँ पर पूछा गया है कि मैक्सिमम जो है एक सेकेंड में कितना बुलेट जो है उस मशीन गन के जरिए फायर किया जा सकता है। देखिए इसका सॉल्यूशन जो है वह हम लोग किस तरह से करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, तो F इज इक्वल टू dp बाई dt। तो dp हो गया चेंज इन मोमेंटम और dt क्या है, चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फोर्स कहते हैं। F इज इक्वल टू dp बाई dt। आल्सो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो मोमेंटम p है इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी है। अगर मान लो इफ n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड, फायर्ड पर सेकेंड है, फायर्ड पर सेकेंड है, देन उस परिस्थिति में ये जो मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, एन एम भी हो जाएगा। अब यहां पे देखिए फोर्स F इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एन एम भी। अब यहां पे देखिए एम और भी जो है हम लोगों का कांस्टेंट है और दोनों का दोनों वैल्यू जो है यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पे निकालना क्या है, dn बाई dt का वैल्यू, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, यहाँ पर होगा जो इधर आ जाएगा, तो f बट्टा क्या हो जाएगा, m भी हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालना है हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकेंड, पर सेकेंड जो है कितना नंबर ऑफ बुलेट जो है वो मैक्सिमम फायर कर सकता है वो मशीन गन, ठीक है। तो ये पे dn बाई dt ही क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड है। तो यहाँ पर f की वैल्यू जो है अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 144 न्यूटन है, तो यहाँ पर 144 रखेंगे, डिवाइडेड बाय मास जो है आप देखो मास कितना है 40 ग्राम है, तो इसको 40 इंटू 10 टू द पावर -3 kg लिख सकते हैं, इनटू वेलोसिटी जो है आप देख रहे हो 1200 मीटर पर सेकेंड है। गॉट इट। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंपल सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पर ये 12 हो गया, ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 10 हो गया, ये 3 हो गया। इस तरह से dn बाई dt का वैल्यू जो है वह कितना होगा, तो 3 हो गया, डिवाइडेड बाय ये 2 और एक 3, तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ पे 3 बट्टा 10 का पावर 0 यानी कि 3 बट्टा 1 यानी कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं कि 3 है। तो हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर पर सेकेंड एट द मोस्ट, यानी कि मैक्सिमम जो है पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ बुलेट्स फायर किए जा सकते हैं, तो उसकी संख्या होगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस। सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि एक फ्लैट सरफेस पर एक ब्लॉक जो है वह इस तरह से रखा गया है, जिसका मास कितना है, तो कैपिटल M है। ए फोर्स अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, यहाँ पर हम लोग इसके पैरेलली, सरफेस के पैरेलली जो है एक फोर्स अप्लाई हम लोग कर रहे ताकि इस ब्लॉक को हम लोग मूव करें। द फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलप्स इज प्रोपोर्शनल टू, तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स F काम करेगा, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स F होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका वेट जो है वो आपका काम कर रहा है नीचे mg और ऊपर जो है नॉर्मल रिएक्शन आर होता है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जब भी आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा, तो F इज इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा और ये आर जो है वो mg के बराबर होता है। तो यहाँ पर म्यू mg जो है ये हम लोग लिख सकते हैं म्यू mg। तो इस तरह से ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, तो मास ऑफ द बॉडी है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन से स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी नहीं होगा, मास ऑफ द बॉडी है ना, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी। रेसिप्रोकल का तो रिलेशन मास के साथ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार, एक ओपन कार में एक पर्सन जो है वो बैठा हुआ है, मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो कार जो है मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर, द बॉल विल फॉल। तो यहाँ पे देखिए एक ओपन कार में एक पर्सन जो है वो बैठा हुआ है और एक बॉल को जो है ये ऊपर फेंकता है। देन दैट टाइम जब वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है तो उस परिस्थिति में ये बॉल जो है वो कहाँ पर आएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, इनर्शिया की वजह से अगर एक बॉडी जो है रेस्ट में है तो कंटिन्यूअसली रेस्ट में रहना चाहेगा और मोशन में है तो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा। तो यहाँ पर अगर उस ओपन कार में ठीक है जो बैठा पर्सन है ना, अगर इस बॉल को सीधा वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है तो ड्यूरिंग अपवर्ड और ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी ये बॉल उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा जितना कि आप और वो व्हीकल जो है या वो कार जितना ट्रेवल करेगा उतना वो बॉल भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा। यानी कि बॉल को जब आप ऊपर फेंक रहे हो तो अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी के ड्यूरेशन में वो उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा जितना कि आप और कार। यानी कि बॉल जो है एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रू इट अप, यानी कि जो फेंकेगा पर्सन उसी पर्सन के हाथ में एग्जैक्टली जो है गिर जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो बॉल है उसको सीधा वर्टिकली अपवर्ड फेंकना है, ये नहीं कि बॉल को इधर फेंक दिया और आप हाथ लेके बैठे हो कि कहाँ पर उधर फेंक दिए, नहीं आएगा। आपको बॉल को एकदम एग्जैक्टली जो है वर्टिकली अपवर्ड फेंकना है। तो अपवर्ड फेंकेंगे तो वो बॉल जो है एग्जैक्टली आपके हाथों में ही रिटर्न बैक आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, टू सेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, जो भीगा हुआ कपड़ा होता है उसको हम लोग वाटर को निकालने के लिए क्या करते हैं, जोर से सेक ऑफ करते हैं, ठीक है। इट इज कॉमन टू गिव इट ए सडन जर्क, हमेशा एक सडन जर्क देते हैं ताकि जो वेट क्लॉथ है उससे वाटर जो है बाहर निकल जाए। इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चाहे डस्ट पार्टिकल को मैट से आपको निकालना है तो डंडे से पीटते हैं, तो डंडे से पीटने से क्या होगा, वो मोशन में आ जाएगा और जो डस्ट पार्टिकल है जो रेस्ट में है अंडर ग्रेविटी जो है वो नीचे गिरेगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई कपड़ा जो है पूरा भीगा हुआ है तो उसको जोर से इस तरह से सेक ऑफ करते हैं, सडन सेक ऑफ, ताकि वहां से वाटर जो है वो बाहर निकले, ठीक है। तो जब सडन सेक करते हैं तो कपड़ा जो है वो मोशन में आ गया, लेकिन उसके साथ जो अटैच्ड है वाटर वो रेस्ट में होगा, कपड़ा आगे बढ़ गया और उस पे जो वाटर है वो अंडर ग्रेविटी जो है वो नीचे गिर रहा है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इसका एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 73 है व्हाई वी एक्सपीरियंस रिकॉइल इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट। अगर आप बुलेट को फायर कर रहे हैं तो आफ्टर फायरिंग जो है हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं एक रिकॉइल इन ए गन, क्यों, बिकॉज द बुलेट हैज स्मॉल लिनियर मोमेंटम, स्मॉल लिनियर मोमेंटम होगा तो उतना हायर रिकॉइल जो है आपको मिलेगा नहीं। बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज लिनियर मोमेंटम, द बुलेट हैज जीरो लिनियर मोमेंटम, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज लिनियर मोमेंटम, ऐसा इसलिए क्योंकि जो बुलेट है उसकी मोमेंटम जो है वो काफी लार्ज होती है।
क्योंकि मोमेंटम दैट मीन्स क्या, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो कम है लेकिन वेलोसिटी अधिक है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं उसके पास क्या है, लार्ज लीनियर मोमेंटम है, राइट। और लार्ज लीनियर मोमेंटम होने की वजह से हमेशा वी एक्सपीरियंस ए रिकॉइल इन ए कण। अब हम लोग आते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर इस चैप्टर का, जो सिंपल एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। A body is moving under the action of two forces. F1 is equal to 2 I cap minus 5 j cap. F2 is equal to 3 I cap minus 4 j cap. Its velocity will become uniform under a third force F3 given by. तो यहाँ पर देखिए, अगर एक बॉडी है और इस बॉडी में अगर हम लोग देखें कि दो फोर्सेस जो है काम कर रहे हैं, मान लो कि एक फोर्स F1 है और दूसरा फोर्स जो है वह हम लोगों का F2 है। इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म, इसकी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है अंडर द थर्ड फोर्स। और थर्ड फोर्स जो है इक्विलिब्रियम के केस में अगर हम लोग देखें तो थर्ड फोर्स जो है इधर काम कर रहा है। तो अब एक्चुअल में होता क्या है कि F1 और F2 जो है इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए अगर हम लोग एक पैरालेलोग्राम जो है अगर इस तरह से बना दें, तो उसका जो डायगोनल होगा वो उसका रिजल्टेंट देगा। यानी कि इसका जो डायगोनल है F1 और F2 का जो डायगोनल होगा वो F1 प्लस F2 का वैल्यू देगा। तो अगर हम लोग देखें जो थर्ड फोर्स F3 है दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, F1 प्लस F2 के बराबर होना चाहिए और अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो F1 प्लस F2 की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू F3 होना चाहिए बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तभी जाके हम लोग देखेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बिकम यूनिफॉर्म। तो अब यहाँ पे देखिए F1 की जो वैल्यू है ये है हम लोगों का 2 I कैप माइनस 5 j कैप, प्लस F2 की जो वैल्यू है वह है 3 I कैप माइनस 4 j कैप, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस F3। अब यहाँ पे देखिए I को I के साथ जोड़ेंगे तो 2 I कैप प्लस 3 I कैप, तो ये हो गया 5 I कैप माइनस 5 और 4, तो ये हो जाएगा माइनस 9 j कैप इज इक्वल टू माइनस F3 है। इसीलिए अगर आप F3 की वैल्यू अगर निकालोगे तो माइनस जो है इधर आ जाएगा, ये हो गया आपका 5 I कैप माइनस 9 j कैप, तो ये आपका हो गया माइनस 5 I कैप प्लस 9 j कैप, ये F3 की वैल्यू होनी चाहिए। ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो माइनस 5 I कैप प्लस 9 j कैप जो है ये हम लोगों को ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 74 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से हम लोगों का लॉज ऑफ मोशन जो है इसका सारा क्वेश्चन जो है ये 3 पार्ट में जो है हम लोगों का कंप्लीट होता है। तो जो इस वीडियो को पहले देख रहे हो, इसके पहले वाला जो 2 पार्ट है लॉज ऑफ मोशन का उसे नहीं देखा है तो उसको भी देखें। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, एक नए चैप्टर के साथ नए क्वेश्चंस के साथ मैं जल्द उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।